हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। अपना टॉपिक चल रहा है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में जानी थी। श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किस प्रकार से होता है, श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, 2 टाइप ऑफ रेस्पायरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवधारी प्राणी होते हैं, उनमें श्वसन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, या श्वसन को हम क्या कह सकते हैं, 2 प्रकार जिसके हमने आपको बताए थे। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा कैसा होता है, अवायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पायरेशन और अनएरोबिक रेस्पायरेशन। वायवीय श्वसन सिंपल सा स्टेटमेंट है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। अब देखो थोड़ी सी आगे हम चर्चा करते हैं कि रेस्पायरेशन की जो घटना होती है, यदि हम पादपों की बात करें तो पादपों के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, स्टोमेटा। क्या पाई जाती है, स्टोमेटा, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। यानी जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो रंध्र की सहायता से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। आपको याद रखना है कि जो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पादप होते हैं, पत्तियों की निचली अधिचरम कह दो, या फिर पत्तियों के कोमल भाग, या फिर पादप के कोमल वायवीय जो भाग होते हैं, उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। एक बात तो ये याद रखने की, पेड़ पौधे जो होते हैं कि रंध्र की सहायता से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और किस विधि के द्वारा करते हैं, बहुत शानदार मेथड है, एक विसरण मेथड होता है या विसरण विधि होती है। विसरण विधि के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। सिंपल सा स्टेटमेंट है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, जितने भी जलीय प्राणी हैं उनमें किस प्रकार से रेस्पायरेशन होता है। देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार के श्वसन अंगों को काम में लेते हैं। मैं यदि जलीय प्राणी की बात करूं तो जलीय प्राणी श्वसन की प्रक्रिया के अंदर जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ध्यान देना, किस में घुली हुई, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और देखो क्या करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। अब कहानी क्या होती है कि मछलियां क्या काम करती हैं कि जैसे ही मतलब जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं तो जल को एक साथ अपने क्लोम तक लेकर के जाती हैं। कहां तक लेकर के जाती है, क्लोम तक लेकर के जाती है। और क्लोम क्या काम करता है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है। तो कुछ प्राणी शरीर की सामान्य सतह के द्वारा श्वसन करते हैं। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले एक कोशिकीय जितने भी प्राणी हैं, ए सेलुलर जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो अपने शरीर की सामान्य सतह के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। अब देखो कहानी ये थी कि किस प्रकार से जलीय प्राणियों में श्वसन हुआ और किस प्रकार से पेड़ पौधों के अंदर श्वसन की घटना होती है। 10th क्लास के अंदर श्वसन से जुड़ा हुआ एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से कि मानव में श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों को समझाइए। तो देखो हम चर्चा करते हैं कि मनुष्य के अंदर श्वसन तंत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। बहुत ही शानदार टॉपिक है और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस प्रकार से देखो अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आ गया था कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों को समझाइए, तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक उसी प्रकार से इस चैप्टर का ये जो श्वसन वाला टॉपिक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। देखो, मानव में श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के अंदर श्वसन तंत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के 2 महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं। कितने भाग माने जाते हैं, 2 भाग माने जाते हैं। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं मुख्य भाग। पहला कौन सा आ जाता है, मेन पार्ट आ जाता है, मुख्य भाग आ जाता है। और मुख्य भाग के रूप में मनुष्य में पाए जाते हैं एक जोड़ी फेफड़े। क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, यानी 1 पेयर लंग्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद में देखो इसका दूसरा जो भाग है वो होता है सहायक भाग। कैसा भाग होता है, सहायक भाग। मनुष्य के अंदर सहायक भाग के रूप में कौन कौन से भाग होते हैं, उनको मैं एक आरेखीय निरूपण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आएगा बाह्य नासा छिद्र। ध्यान देना, सबसे पहले क्या आएगा, बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र आगे जाकर के किस में खुल जाएगा, नेजल कैविटी में खुल जाएगा, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, नासा गुहा के नाम से जानते। नासा गुहा आगे जाकर के किस में खुल जाती है, फेरिंग्स में खुल जाती है, यानी ग्रसनी में खुले जाती है। ग्रसनी आगे जाकर के एक विशेष संरचना त्रिभुजाकार आकृति में खुलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेरिंग्स कहते हैं, यानी कंठ कहते हैं। कंठ आगे जाकर के एक नलिकाकार संरचना में खुलता है, जिसको हम बोलते हैं श्वास नली, या जिसको हम ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। ये जो श्वास नली है आगे जाकर के 2 श्वसनी में बंट जाती है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहली श्वसनी
और इसके बाद में ये दूसरी श्वसनी, यानी दो श्वसनी में बढ़ जाती है और ये श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। अब देखो हम पढ़ेंगे आगे जाकर के फेफड़ा जो होता है, मनुष्य के अंदर एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। अब देखो बात करते हैं, ये तो पूरा का पूरा जो आरेखीय निरूपण हुआ ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मानव में श्वसन तंत्र को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार के आरेखीय निरूपण के द्वारा आप इसका निरूपण कर सकते हैं कि मनुष्य में श्वसन तंत्र का निर्माण कैसे होता है। स्टूडेंट ध्यान देना, बहुत ही शानदार टॉपिक है। एनसीईआरटी में जो चीजें दी गई हैं उनसे भी हम कुछ जोड़ करके इसका पूरा निरूपण करेंगे, किस प्रकार से मनुष्य के अंदर श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। देखो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? एक मुख्य भाग होता है और मुख्य भाग के रूप में क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी फेफड़े। फिर इसका दूसरा जो पार्ट आ गया वो अपने पास में कौन सा भाग हो गया? सहायक भाग। सहायक भाग में सबसे पहले कौन आता है? बाह्य नासा छिद्र। चर्चा करते हैं हम बाह्य नासा छिद्र क्या होता है। तो देखो मुख्य गुहा के ऊपर, ध्यान से देखो, मुख्य गुहा के ऊपर एक जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं जिससे होकर के वायुमंडल की वायु शरीर के अंदर जाती है और शरीर की वायु वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। उन्हें क्या कहा जाता है? बाह्य नासा छिद्र कहा जाता है। वेरी वेरी सिंपल स्टेटमेंट है, आराम से इसको याद किया जा सकता है। इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? मुख्य गुहा के ऊपर पाए जाने वाले एक जोड़ी छिद्र जिनसे होकर वायुमंडल की वायु शरीर के अंदर तथा शरीर की वायु वायुमंडल के अंदर वायुमंडल में चली जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बाह्य नासा छिद्र कहा जाता है। बिल्कुल याद हुआ होगा। अब देखो बात करते हैं, बाह्य नासा छिद्र आगे जाकर के एक गुहा में खुलते हैं, यानी एक कैविटी में खुलते हैं जिसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। किसके नाम से जानते हैं? नेजल कैविटी, जिसको हम कौन सी गुहा बोल देते हैं? नासा गुहा बोल देते हैं। अब देखो इस नासा गुहा के बारे में यहां लिख कर आपको बताता हूं। नासा गुहा के अंदर एक पट्ट पाया जाता है और उस पट्ट को कहते हैं नासिका पट्ट। कैसा पट्ट बोलते हैं? नासिका पट्ट। और नासिका पट्ट नासा गुहा को कितने भागों में बांट देता है? 2 भागों में बांट देता है। तो इस प्रकार से याद रखना, बाह्य नासा छिद्र जिस गुहा में खुलते हैं उसे कहते हैं नासा गुहा। नासा गुहा में एक विशेष पट्ट पाया जाता है जिसे कहते हैं नासिका पट्ट, और नासिका पट्ट नासा गुहा को कितने भागों में बांट देता है? 2 भागों में। अब देखो ये जो नासा गुहा है इसके अंदर कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती है, कुछ विशेष भाग पाए जाते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। नासा गुहा में पाए जाने वाली विशेष संरचना, पहली विशेष संरचना होती है रोम। इसके बाद में देखो नासा गुहा में एक एस के आकार की, मैं यहाँ लिख रहा हूं कैसी शेप्ड आकृति की, एस के आकार की होलोइड उपास्थि पाई जाती है। इसके अलावा नासा गुहा में श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। ये नासा गुहा में पाए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, इन तीनों महत्वपूर्ण भागों को एक साथ नासिका गुहा का या नासा गुहा का पुलिसकर्मी कहा जाता है। कैसा कर्मी कहा जाता है? पुलिसकर्मी कहा जाता है। देखो पुलिस का काम होता है अपराधियों को रोकना, ठीक उसी प्रकार से रोम, होलोइड उपास्थि, श्लेष्मा झिल्ली जब वायुमंडल की वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है तो उस वायु के साथ में मिले हुए रोगाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव, धूल के कण, जो भी कोई छोटे मोटे कण होते हैं उनको नासिका गुहा में ही रोक लेते हैं। ये उसको कहाँ नहीं जाने देते हैं? आगे श्वास नली में फेफड़ों तक जाने से रोकने का काम करते हैं। इसलिए इन तीनों को किसकी उपाधि दी गई? पुलिसकर्मी की उपाधि दी गई। बिल्कुल याद रहेगा, बहुत शानदार चीज है। अब इसके बाद देखो श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली लगातार श्लेष्मा का स्राव करती है जिसके कारण से नासा गुहा कैसी बनी रहती है? नम बनी रहती है। देखो थोड़ा मिटाते हैं यहां से, देखो इसको पूरा एक बार एक साथ नहीं मिटाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली किसका स्राव करेगी? श्लेष्मा का स्राव करेगी। और श्लेष्मा क्या काम करता है? नासा गुहा को नम बनाता है। क्या करता है? नासा गुहा को चिकना व नम बनाने का काम करता है। अब देखो दोनों के काम हो गए। अब बच गई अपने पास में एस के आकार की होलोइड उपास्थि। इसको मैं बड़ा इमेज यहां बनाता हूं। इस प्रकार से एस के आकार की होलोइड उपास्थि पाई जाती है। अब स्टूडेंट वायुमंडल की गर्म वायु, वायुमंडल की कैसी वायु? गर्म वायु जब नासा गुहा में प्रवेश करती है तो वो किससे होकर, देखो वो इस प्रकार से होकर के गुजरती है, इस एस के आकार की होलोइड उपास्थि से होकर के। जब वो गर्म वायु इससे होकर के गुजरती है तो हम जानते हैं कि इसके अंदर तो क्या पाया जाता है? श्लेष्मा। क्या पाया जाता है? श्लेष्मा। और श्लेष्मा इसका वातावरण कैसा बनाता है? नम। तो वायुमंडल की गर्म वायु को नम बनाना या ठंडा करने का काम किसका होता है? एस के आकार की होलोइड उपास्थि का होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नासा गुहा होती है ये वायु को फिल्ट्रेट करने का काम करती है।
क्या करती है ये वायु को फिल्ट्रेट यानी वायु को छानने का काम है करती है। अब जो छनित वायु होती है वो आगे जाकर किस में प्रवेश कर जाती है, ग्रसनी में प्रवेश कर जाती है। तो ये कहानी किसकी हो गई, नासा गुहा की। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, इसके अंदर रोम पाए जाते हैं, होलोइड उपास्थि पाई जाती है, श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। स्टूडेंट तीनों को क्या कहा जाता है, पुलिसकर्मी कहा जाता है। ये वायु को क्या कर देते हैं, फिल्ट्रेट कर देते हैं, या फिर क्या करने का काम करते हैं, छानने का काम है करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, आगे जाकर के ये जो नासिका गुहा होती है एक कॉमन पाथवे में खुलती है जिसको हम ग्रसनी के नाम से जानते हैं। देखो डाइजेशन में हमने पढ़ा था ग्रसनी को सामान्य पथ कहते हैं। कैसा पथ कहते हैं, सामान्य पथ। इसका कारण क्या होता है कि ग्रसनी के अंदर भोजन नली भी खुलती है और इसके अलावा श्वसन नली भी खुलती है। दो नलियां इसके अंदर खुलने के कारण इसको कॉमन पाथवे के नाम से जाना जाता है। अब इस ग्रसनी की विशेषता देखो कि इस प्रकार से ये भोजन नली और भोजन नली के साथ में जुड़ी हुई है समास नली। समास नली के ऊपर एक उपास्थि का बना हुआ ढक्कन पाया जाता है। देखो एक बार ध्यान देना, किसका बना हुआ, उपास्थि का बना हुआ ढक्कन पाया जाता है जिसको हम घाटी ढक्कन कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन। और इस छिद्र को हम एक नाम दे देंगे जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं घाटी द्वार। क्या बोलते हैं, घाटी द्वार। जब मनुष्य भोजन करता है, जब मनुष्य भोजन करता है ये घाटी ढक्कन श्वास नली को या घाटी द्वार को ढक लेता है ताकि कोई खाद्य कण किस में प्रवेश न करे, श्वास नली में प्रवेश न करे। कई बार तेज गति से, द्रुत गति से जब भोजन किया जाता है तो ये घाटी ढक्कन श्वास नली को या घाटी द्वार को ढकने में समय ले लेता है और उसी समय खाद्य कण श्वास नली में प्रवेश कर जाता है। अब ये जो श्वास नली है इसकी जो अंदर वाली जो उपकला है वो क्या हो जाती है, संवेदी है, तो उसमें संवेदनाएं प्राप्त होती हैं तो वो मोटिव हो जाती है और मोटिव होने के कारण से चिपचिपा पदार्थ छोड़ देती है जिसके कारण से छींके आना, अलसुन आना, हिचकी आना, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये घाटी ढक्कन इसका काम है करेगा। अब देखो वायु आगे जाकर किस में प्रवेश कर जाती है, बहुत शानदार टॉपिक है ये। आगे जाकर के एक त्रिभुजाकार कक्ष में प्रवेश कर जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ। कंठ के अंदर पाए जाते हैं एक जोड़ी वाक तंतु। क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी वाक तंतु पाए जाते हैं। जब वायु कंठ में प्रवेश करती है और एक जोड़ी वाक तंतु से टकराती है तो वाक तंतु से टकराने से कंपन उत्पन्न होते हैं और कंपन उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इस कारण कंठ को ध्वनि उत्पादक यंत्र भी कहा जाता है। यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसको क्या कहा जाता है, ध्वनि उत्पादक यंत्र भी कहा जाता है। कंठ को क्या कहते हैं, ध्वनि उत्पादक यंत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कंठ के अंदर पाए जाते हैं एक जोड़ी वाक तंतु। जब वायु किससे टकराती है, एक जोड़ी वाक तंतु से, तो क्या उत्पन्न होता है, कंपन। कंपन उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि। ध्वनि उत्पन्न होने के कारण से कंठ को कहा जाता है ध्वनि उत्पादक यंत्र। जब एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए कि शरीर के किस अंग को ध्वनि उत्पादक यंत्र कहते हैं तो बेझिझक लिखना है आपको, क्या किसको कहते हैं, कंठ या लेरिंक्स को कहा जाता है। अब स्टूडेंट ध्यान देना, आगे जाकर के हम बात करते हैं श्वास नली की। ये जो श्वास नली है ये पूरी गर्दन में, देखो यहां से कंठ से शुरू होती है और पूरी गर्दन से होती हुई किस में प्रवेश कर जाती है, वक्ष गुहा में प्रवेश कर जाती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। पहले बात तो आपको ये याद रखना है, श्वास नली की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। मैं प्रथम भाग एक बार मिटा रहा हूं, इसको बाद में लिखेंगे, मुख्य भाग के बारे में जगह का थोड़ा अभाव है। देखो इसको समझते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई किसकी हो गई, श्वास नली की। इस श्वास नली का यदि हम डायग्राम बनाएं, आरेखीय निरूपण करें इस प्रकार से, ये श्वास नली हो गई। ये कंठ से शुरू होती है, कंठ से शुरू होने के बाद में देखो गर्दन को पूरा भेदती हुई या गर्दन से होती हुई किस में प्रवेश कर जाती है, वक्ष गुहा में प्रवेश कर जाती है। स्टूडेंट श्वास नली के अंदर 16 से 20 सी आकार के, बहुत शानदार स्टेटमेंट है, सी आकार के उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं, ध्यान रखना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि श्वास नली में सी आकार के उपास्थल छल्लों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 16 से 20 सी आकार के उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। ये जो उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं इनका काम क्या होता है, जब श्वास नली में वायु नहीं होती है उस समय ये श्वास नली को पिचकने से रोकने का काम करते हैं। तो यहां तक कि कहानी समझ में आया होगा। कंठ आगे जाकर के श्वास नली में खुलता है,
यह एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो गर्दन से होती हुई किस में प्रवेश कर जाती है, वक्ष गुहा में प्रवेश कर जाती है। और इसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर बताया मैंने, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली के अंदर 16 से 20 सी आकार के उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। जब श्वास नली में वायु नहीं होती है उस समय ये श्वास नली को पिचकने से रोकने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो मैंने बताया कि श्वास नली जो होती है आगे जाकर के 2 श्वसनियों में बंट जाती है। कितनी श्वसनी में बंट जाती है, 2 श्वसनी में। अब ये जो श्वसनियां होती हैं वो अपनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो पूरी की पूरी जो कहानी है ये श्वसन तंत्र के सहायक भाग की कहानी थी। अब हम बात करते हैं मुख्य भाग की। तो मुख्य भाग के रूप में देखो मैं वापस लिख रहा हूं यहां पर, मुख्य भाग के रूप में पाए जाते हैं एक जोड़ी फेफड़े। क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। अब देखो एक जोड़ी फेफड़े, फिर से इसका डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर वो सी आकार के उपास्थल छल्ले हुए, ये श्वास नली अपना ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया आगे जाकर के 2 नलिकाओं में बंट जाता है जिन्हें हम श्वसनी कहते हैं। और ये श्वसनी के ऊपर इस प्रकार से पाए जाते हैं फेफड़े। ये अपने पास में फेफड़े का डायग्राम हो गया। फेफड़ा कहाँ पाया जाता है आपको ये बताना। तो वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर, वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़ी, एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। इस प्रकार से इनके बीच में ये हृदय पाया जाता है। तो हृदय के दोनों ओर कौन से भाग में, वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। ये जो अपना वक्षीय जो पिंजरा है इस पिंजरे के अंदर फेफड़े सेव रहते हैं या सुरक्षित रहते हैं। यहाँ तक की कहानी। एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं जो स्पंज होते हैं। जो कैसे होते हैं, स्पंज। और इनकी आकृति की यदि मैं बात करूं तो मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वो शंखनुमा होता है। कैसा होता है, शंखनुमा। और इसके यदि मैं रंग की बात करूं तो मनुष्य का फेफड़ा गुलाबी रंग की संरचना होता है। और गुलाबी रंग की मांसल स्पंज संरचना होती है जो किस प्रकार की होती है, शंखनुमा होती है। याद रखना स्टूडेंट, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बंटा होता है। तो ये इस प्रकार से हम बात करते हैं। ये इसका हो गया दायां लंग्स और ये इसका हो गया लेफ्ट लंग्स। तो ये जो दायां फेफड़ा होता है ये 3 पिंडों में बंटा होता है। कितने पिंडों में बंटा होता है, 3। और बायां फेफड़ा कितने पिंडों में बंटा होता है, 2 पिंडों में बंटा होता है। यहां तक की कहानी समझ में आई। अब देखो हमने क्या चर्चा की थी, ये श्वास नली 2 श्वसनी, तो एक श्वसनी आपको यहां नजर आ रही है, एक श्वसनी आपको यहां नजर आ रही है। अब ये जो श्वसनी जो होती है ये और अधिक महीन नलिकाओं में इस प्रकार से विभाजित हो जाती है। और ये जो छोटी छोटी नलिकाएं और बन रही हैं इन नलिकाओं को कहा जाता है श्वसनिकाएं। क्या कहा जाता है, श्वसनिकाएं कहा जाता है। और ये श्वसनिकाएं अंत में एक गुब्बारेनुमा संरचना में बदल जाती है। देखो मैं डायग्राम को बड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं, फेफड़ों से भी बाहर आपको दर्शा रहा हूं। ये देखो घुंडीनुमा जो संरचना पाई जाती है, इन घुंडीनुमा संरचना को कहा जाता है वायुकुपिका। क्या कहा जाता है, वायुकुपिका। इनको हम वायुकोश भी कहते हैं और इनको हम एल्वियोली के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है, वायुकुपिका होती है। वास्तव में वायुकुपिका ही वह स्थान होता है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वियोली। और एल्वियोली जो है यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स दैट इज नोन एज एल्वियोली। यानी वायुकुपिका को ही फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। समझ में आया होगा। यानी एल्वियोली या वायुकुपिका वह स्थान होता है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। यह कहानी है पूरी की पूरी मानव के श्वसन तंत्र की। समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि मनुष्य में श्वसन तंत्र के अंदर श्वसन की क्रिया विधि किस प्रकार से होती है। तो देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़े। मनुष्य के अंदर श्वसन की क्रिया विधि जो होती है उसके 2 प्रकार होते हैं या 2 भाग होते हैं। बहुत ही स्पेशल टॉपिक है ये भी। मानव में श्वसन की क्रिया विधि समझाइए तो जो श्वसन की जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, श्वसन क्रिया विधि, तो इसके 2 टाइप होते हैं, यानी इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला देखो क्या होता है, अंतःश्वसन, और दूसरा लिख देता हूं मैं बाह्य श्वसन, और एक लिख देता हूं मैं उच्च श्वसन भी इसको कहा जाता है। और कई किताबों में इसको निःश्वसन के नाम से भी जानते हैं। अब आप एनसीईआरटी का 11th क्लास का यदि चैप्टर देखेंगे ना तो पुरानी किताबों में ऐसा होता है कि अंतःश्वसन हो गया, इसके बाद में बाह्य श्वसन हो गया, और बाह्य श्वसन को क्या कहा जाता है, निःश्वसन कहा जाता है।
लेकिन 11th क्लास में थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया गया, अंतःश्वसन को नाम देते हैं निःश्वसन, लेकिन हम इसको समझते हैं अंतःश्वसन से। देखो अंतःश्वसन किसे कहते हैं? वायुमंडल की वायु को शरीर के अंदर भरना। एकदम सिंपल सी परिभाषा लेकर के आएंगे, वायुमंडल की वायु। अब वायुमंडल की वायु को शरीर के अंदर ले रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे? अपने सिलेबस के हिसाब से चलें तो हम ऑक्सीजन की गैस की बातें करते हैं। ऑक्सीजन गैस को फेफड़ों में भरना या शरीर के अंदर भरना क्या कहलाता है? अंतःश्वसन कहलाता है। अब ये अंतःश्वसन की क्रिया होती कैसे? तो देखो आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा अपना वक्षीय पिंजरा हो गया। इस वक्षीय पिंजरे का निर्माण एक हड्डी यहाँ पर पाई जाती है जिसको स्टर्नम कहते हैं। इसके पिंजरे के अंदर 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, यानी पसलियां होती हैं। पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कशेरुकदंड पाई जाती है। और ये जो पेट और वक्ष गुहा को अलग करने वाली जो खांच होती है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ये बहुत ही शानदार शब्द है, इसको आपको समझना है, डायफ्राम। और डायफ्राम को आप ऐसे कह सकते हैं हिंदी में तनपुट कहते हैं। तन यानी होता है शरीर, पुट यानी पट्टा, यानी जो शरीर को दो भागों में बांटने का काम करता है, उसको डायफ्राम या तनपुट कहा जाता है। लगभग 80% योगदान श्वसन की क्रिया में किसका होता है? डायफ्राम का होता है। कैसे होता है डायफ्राम का? देखो हम बात करते हैं, ये जो पसलियां पाई जाती हैं इस प्रकार से, देखो इसके अंदर पिंजरा है, ये पूरा का पूरा ये पिंजरा है, ये पसलियां पाई जाती है, इनके बीच में पेशियां पाई जाती हैं। तो इसके अंदर दो विशेष पेशियां होती है। कौन कौन सी? देखो ध्यान देना, मैं लिखता हूं यहां पर। एक होती है बाह्य अंतरा परशुक पेशी और एक होती है अंतः अंतरा परशुक पेशी। ये दो पेशियां पाई जाती हैं पसलियों के बीच में। देखो क्या होता है, जब अंतःश्वसन की घटना होती है उस समय बाह्य अंतरा परशुक पेशी और डायफ्राम की पेशियों में तेज संकुचन होता है। जैसे इनमें संकुचन होगा तो देखो क्या होता है कि पसलियां ऊपर उठ जाती है, बाहर की ओर खिंच जाती है, स्टर्नम झुक जाती है। स्टर्नम झुक जाएगी तो ये जो वक्ष गुहा जो होती है, देखो ध्यान देना, यानी क्या होता है डायफ्राम की पेशी और अंतरा परशुक पेशी में संकुचन होगा। संकुचन होने से पसलियां क्या हो जाती हैं? बाहर की ओर खिंच जाती हैं, स्टर्नम झुके जाती है, जिससे ये जो डायफ्राम जो होता है इसकी पहले आकृति होती है गुंबदनुमा। कैसी होती है? गुंबदनुमा। और ये कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। जैसे डायफ्राम चपटा होगा तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों को फैलने के लिए स्थान मिलेगा। फेफड़ों को स्थान मिलेगा, इसका मतलब फेफड़ों का आयतन भी बढ़ जाएगा। जब फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा तो अंदर का वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसकी तुलना में? वायुमंडल के वायुदाब की तुलना में। अब हम जानते हैं कि वायु जो होती है अपने अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। बहुत शानदार तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इस चीज को कि अंतःश्वसन की घटना होती वास्तव में किस प्रकार से, कि जब वायुमंडल की वायु को शरीर के अंदर भरते हैं ना, उसको तो हम कह देंगे अंतःश्वसन, कि भाई हमने ऑक्सीजन अंदर ले लिया, ये हो गया अंतःश्वसन। लेकिन ये ऑक्सीजन अंदर आई कैसे? तो इसके लिए कुछ विशेष प्रकार का शारीरिक परिवर्तन होता है, और वो शारीरिक परिवर्तन किसके अंदर होता है? डायफ्राम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? डायफ्राम के अंदर, पसलियों के अंदर। तो जब वायुमंडल से वायु शरीर के अंदर भरते हैं उस समय बाह्य अंतरा परशुक पेशी तथा डायफ्राम की पेशी में संकुचन होता है, जिससे पसलियां ऊपर उठ जाती हैं, स्टर्नम नीचे झुक जाती है और गुंबदनुमा डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़ों को फैलने का स्थान मिल जाता है, अर्थात फेफड़ों का आयतन भी बढ़ जाता है। अंदर का वायुदाब कम हो जाता है, बाहर का वायुदाब ज्यादा हो जाता है। इसलिए श्वसन पथ से होती हुई वायु जो होती है वो फेफड़ों के अंदर भर ली जाती है। इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है? अंतःश्वसन कहा जाता है, जो एक प्रकार की एक्टिव प्रोसेस होती है, सक्रिय प्रावस्था होती है। कैसी प्रावस्था होती है? सक्रिय प्रावस्था, एक्टिव प्रोसेस होती है। अब स्टूडेंट, श्वसन के बाद में, अंतःश्वसन के बाद में कौन सी घटना होती है? बाह्य श्वसन। यानी क्या होता है कि अंतःश्वसन के बाद में पसलियां, स्टर्नम, डायफ्राम अपनी मूल स्थिति में आते हैं। कौन सी स्थिति में आते हैं? मूल स्थिति में। तो जो चपटा डायफ्राम था वापिस कैसा हो जाएगा? गुंबदनुमा हो जाएगा। गुंबदनुमा होने से वक्ष गुहा का आयतन घट जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन घटेगा तो फेफड़ों का आयतन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अंदर का वायुदाब बढ़ जाएगा। किसकी तुलना में? वायुमंडल की तुलना में। शरीर के अंदर बनी हुई जो CO2 गैस जो होती है वो वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। यहां तक कहानी समझ में आई होगी।
इस प्रकार से मनुष्य के अंदर श्वसन की घटना होती है। तो श्वसन की क्रियाविधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक कौन सा श्वसन हो गया? अंतःश्वसन, और दूसरा कैसा श्वसन हो गया? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन को उत्श्वसन भी कहते हैं और निःश्वसन के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कंफ्यूज नहीं होना, 2 बार 3 बार इसको बार बार देखना, वीडियो को पॉज करके देखना, बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आएगा। एनसीईआरटी में पूरी की पूरी कहानी एक साथ लिखी हुई है, तो बच्चे इसमें बड़ी उलझन में है, उस उलझन का निदान पोस्टमार्टम यहाँ किया गया है। फिर इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक होगा वो होगा सर्कुलेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों के अंदर परिसंचरण किस प्रकार से होता है। तो हम पढ़ेंगे आगे आने वाली ऑनलाइन क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। तब तक के लिए इस क्लास को देखिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ऐसा नहीं हो कि आप नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे ही नहीं और इतने शानदार तरीके से जो एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है इससे आप वंचित रह जाएं और परीक्षा में आपके नंबर खराब हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। एक बार फिर से सभी का इस चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।